born again, unique combination of powerful herbs that works as natural हेल्थ एंड एनर्जी। तो एक एक करके हम पहले देखेंगे कि ये धातुएं क्या होती हैं, इनसे कैसी कार्य प्रणाली चलती है, या क्यों क्षीण होती चली जाती हैं, और फिर इनसे हमें क्या प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमारे पास है नवचेतना कल्पम। तो जैसे हम धातु जैसे ही नाम लेते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है, सोना चांदी तांबा, इन सब के बारे में हम सोचने लगते हैं। लेकिन ये धातुएं अलग हैं। हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुएं बिल्कुल अलग होती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अब इनमें से जो धातुएं हैं वो है, और हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का वजन, हमारे शरीर की ऊंचाई इन्हीं धातुओं के ऊपर निर्भर करता है। और इन धातुओं से सारे अंग बने होते हैं। इन धातुओं से अंगों के कार्य, उनके दोष इन्हीं से नियंत्रित होते हैं। तो कौन कौन सी 7 धातुएं हैं ये? यह धातुएं हैं रस यानी कि ऊतक द्रव जो पूरे शरीर में रहता है, रक्त यानी कि खून ब्लड, जो कि जिससे हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें रक्त है जो कम से कम नहीं तो 6 से 7 लीटर हमारे शरीर में रक्त होता है और कंटिन्यूअसली मूवमेंट रहता है। रक्त क्या है, स्टेशनरी नहीं रहता। तीसरा है मांस यानी कि स्नायु, मांसपेशियां, मेद, वसा, अस्थि यानी हड्डी, मज्जा यानी कि बोन मैरो, शुक्र यानी कि वीर्य। तो ये धातुएं जो हैं, ये 7 धातुएं सप्त धातु बोलते हैं। हमारा शरीर क्या है, सप्त धातुओं से बना हुआ है। तो जो ये धातु जन्म से लेकर मध्य आयु तक ये बढ़ती है। जन्म यानी 0 मान लीजिए, मध्य आयु 40 समझ लीजिए, 40-45 साल तक यह बढ़ती हैं, और वृद्धावस्था में यह धातुएं क्षीण होने लगती हैं। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी यह धातुएं जो हैं कम कम होती जाएंगी। तो सबसे पहली धातु क्या है, रस धातु। तो ये रस धातु जो है, ये तीनों दोष 7 धातुएं हैं, पंच तत्व शरीर और इनके, यह जितने भी हमारे मन के कार्य हैं, जितने भी ये सारे कार्य हैं, यह रस धातु से। तो रस धातु का निर्माण कहाँ होता है, पाचन तंत्र में होता है, और यह रस रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। और जब कोई भी दोष यानी कि क्या, वात पित्त और कफ, इनमें जब गड़बड़ी होती है तो धातुओं के स्तर में भी बदलाव आता है और फिर यह असंतुलित हो जाती हैं। और जैसे ही त्रिदोष में से कोई भी एक दोष, कौन सा, वात पित्त और कफ, इसमें से कोई भी इसमें imbalance हुआ तो यह धातु को भी प्रभावित करता है और उसमें भी असंतुलन आता है। जैसे ही इसमें असंतुलन आता है यह रोग को उत्पन्न करता है। तो किसी भी धातु के दूषित होने के कारण हमारे रस में प्रभावित होता है और फिर धीरे धीरे यह रस के द्वारा पूरे शरीर में यह बीमारी फैलने लगती है। जैसे कफ है, तो मोस्टली देखा गया है कि बचपन में कफ ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वात मतलब पित्त की बीमारी होती है, पित्त में असंतुलन होता है और फिर वात में असंतुलन होता है। तो ये पूरे जितने भी त्रिदोष हैं, हम कोशिश यही करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से कि यह तीनों ही संतुलन में रहें, ताकि आगे के जो ये 2 धातुएं हैं वो भी संतुलन में ही रहें। दूसरी धातु है रक्त धातु। रक्त जो है हमारे शरीर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसी की मदद, रक्त की मदद से सभी अंगों को पोषण मिलता है। क्योंकि हम अन्न खाते हैं, हमारे शरीर में उसका पाचन होता है, इंटेस्टाइन में जाके उनका शोषण होता है। जब इसका शोषण होता है तो यह जो भी अन्न हमने खाया है वह ग्लूकोज, फैट और अलग अलग जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें परिवर्तित होके इंटेस्टिन में इनका शोषण होता है और रक्त के द्वारा यह पूरे शरीर में पहुंचता है। तो यह धातु क्या करता है, सारे पूरे शरीर को निखारने का काम है, इंद्रियों को ज्ञान देने का काम कर रहा है, इसके कारण ये संभव है। तो रक्त से आगे चलकर मांस धातु बनती है और रक्त में ही सभी धातुओं के पोषक तत्व मिले हुए रहते हैं। फिर तीसरी है मांस धातु। मांस धातु का मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करना। जैसे हम बोलते हैं कि प्रोटीन, प्रोटीन कितना अच्छा बनेगा, मांस धातु यानी क्या, हम उसको मॉडर्न इसमें क्या बोलेंगे, प्रोटीन। तो जैसे मकान को बनाने में सीमेंट मिट्टी का लेप किया जाता है, ओके,
बिल्डिंग ब्लॉक्स, मिट्टी, सीमेंट और मिट्टी का लेप किया जाता है, उसी तरह से शरीर के निर्माण में मांसपेशियों का लेप होता है। मांसपेशियों से शरीर को शक्ति मिलती है और यह एक ढांचा प्रदान करता है। जो ढांचा है उसके ऊपर एक लेप बन जाता है, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियों का लेप बन जाता है और यह शरीर पूरे ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आप जैसे देखोगे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की मांसपेशियां जो है वो शिथिल होती जाती है, मांस धातु जो है वो कमजोर होती चली जाती है। और जैसे उम्र बढ़ेगी आप देखोगे मांसपेशियां शिथिल होती चलेगी और फिर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाता है। मांसपेशियों का जो यह ऊपरी लेप है यह धीरे धीरे कमजोर होते चले जाता है, ढीली हो जाती है मांसपेशियां। फिर है मेद धातु। मेद धातु का तात्पर्य है हमारे शरीर में मौजूद फैट, वसा। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यह क्या करता है, शरीर में चिकनाहट देता है, ल्यूब्रिकेशन देता है और गर्मी लाता है। शरीर को शक्ति, सुरक्षा, दृढ़ता और स्थिरता देने का काम करता है मेद धातु। फिर है अस्थि धातु, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का ढांचा हड्डियों से निर्मित होता है। ओके, अलग अलग, यहां से लेके सिर से लेके नख तक, शिक से लेके नख तक हमारे शरीर हड्डियां हैं। इसी के आधार पर हमारे शरीर और उसके अंगों के आकार का निर्धारण होता है। सिर्फ इमेजिन कीजिए, हड्डियां यदि नहीं होंगी तो शरीर कैसा होगा, एक मांस का गोला जैसे रह बन के हमारा शरीर रह जाएगा। अस्थि धातु का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शरीर में, क्योंकि हमें इससे शरीर को एक ढांचा मिलता है, शरीर इससे खड़ा होता है और मूवमेंट भी होता है। अस्थियां सिर्फ खड़े रखने में ही मदद नहीं करती हैं, एक मूवमेंट भी प्रदान करती हैं हमारे शरीर को। फिर है मज्जा धातु। मज्जा धातु का मतलब होता है शरीर में उपस्थित बोन मैरो। बोन मैरो जो एक्चुअली ये एक रक्त का भी मतलब एक हिस्सा होता है। तो शरीर में मौजूद हड्डियों के अंदर जो खाली छिद्र होते हैं, खाली जगहें होती हैं, वहां पे बोन मैरो हुआ रहता है। तो बोन मैरो जो है हड्डियों के बीच, जोड़ों के बीच चिकनाई का काम करती है और उनको मजबूत बनाने में सहयोग सहयोग प्रदान करती है। तो ये हो गया हमारा मज्जा धातु। फिर है शुक्र धातु। अंतिम धातु है शुक्र धातु। शुक्राणु का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वह है प्रजनन। तो शुक्र धातु भी अस्थि धातु से ही बना हुआ है। इस धातु को उसके सफेद रंग के कारण उसको शुक्र कहा गया है। शुक्र का कार्य क्या है, मन में साहस, स्फूर्ति, प्रसन्नता पैदा करना और शारीरिक शक्ति बनाए रखना है। शुक्राणु जो है पुरुष की तरह महिला में भी मौजूद होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन में वह सक्षम नहीं होते। सिर्फ पुरुषों में यह शुक्राणु वीर्य में उपस्थित होती है और फिर जब वो समूह के समय यह शुक्राणु का निर्माण होता है, रिलीज होता है और फिर संतति का उत्पन्न होता है। तो इस तरह से यह शुक्र धातु होती है। शुक्र धातु यदि कमजोर रहेगी तो फिर संतति यानी कि फर्टिलिटी, कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए शुक्र धातु का भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी अलग अलग 7 धातुएं कहलाती हैं। हृदय, यदि पूरे शरीर में हम देखेंगे तो इस तरह से ये 7 धातुओं का जब प्रेजेंस रहता है अंग में, यह धातुओं का मतलब मिश्रण है। हृदय, पेट, आंत, मूत्राशय, गुर्दे और बाकी के जो लीवर, फेफड़े, ये जितने भी हमारे अंग हैं वह सभी अंग इन्हीं धातुओं से बने होते हैं। तो श्वसन कार्य प्रणाली, रक्त संचार कार्य प्रणाली, पाचन प्रणाली, मूत्र उत्पादन की प्रणाली, लिवर का कार्य, ब्रेन का फंक्शन, फेफड़ों का फंक्शन, सभी जो है सारी क्रियाएं इन्हीं तत्वों के कारण, इन्हीं अंगों के कारण होती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या हो गया, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं, हर शरीर की धातुएं जो हैं वो धीरे धीरे कम 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 होती जाती है। मैं जैसे मिडिल एज में जाके 40-50 साल की उम्र में जाके तब तक यह बढ़ती है और एक पीक के ऊपर पहुंचने के बाद फिर इनमें धीरे धीरे कमी आती है। तो जैसे जैसे कमी आएगी क्या होगा, हमारे शरीर की कार्य प्रणाली है वह धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी और वृद्धावस्था में जाके तो ये पूरी तरह से बंद हो जाती है।
तो नव अब हमें क्या करना है कि हमें हमारे शरीर को एक नव चेतना देनी है। क्या देना है? नव चेतना देनी है, ताकि हमारा शरीर जो है इन धातुओं से परिपूर्ण रहे और धातुएं कमजोर ना हो और हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहे, पूरी तरह से स्वस्थ रहे। तो धन्वंतरी का नवचेतना कल्पम इन्हीं धातुओं से जुड़े समस्याओं के लिए एक रामबाण उपाय है। नवचेतना कल्पम में जो मौजूद पोषक तत्व है वह हृदय स्वास्थ्य, तंत्रिका स्वास्थ्य, यकृत, गुर्दे, यौन स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। तो धन्वंतरी के नवचेतना कल्पम घटक के स्वास्थ्य लाभ हम एक एक करके देखेंगे, फटाफट इनको देख लेंगे। इसमें जो मौजूद 15, 20, 35 एक शायद कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण किया गया है। तो हर एक जड़ी बूटी अपने आप में सक्षम है हर तरह के अलग अलग हमारे जो 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं और सेक्सुअल वेलनेस 6 चीजों को सक्षम बनाने के लिए बहुत ज्यादा इनका रोल है। एशियन जिनसेक्ट, सफेद मूसली, काली मूसली, अश्वगंधा, गोक्षरू, शतावरी, कौचबीज, बेहमान सफेद, फिर पंजा, बाला, चिलगोजा पाइन, रेड से अदरक, केशर, दालचीनी, इलायची, फिर बकरा का डापला, ये सारे हिंदी के नाम है। पलाश, कुटज, मास्टिक ट्री, बादाम, खजूर, शलमली, नारियल, तरबूज, गन्ना, सुरंजन, कोकिलाक्ष, खाद्य चांदी का वर्ग, शिलाजीत, वंगा भस्म, लोह मृति का भस्म, शाही मूंग, गुलकंद, शहद और पिदाई। अब ये इन सब चीजों को हम यदि सोचें, अलग अलग 36 अलग अलग जड़ी बूटियां, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ और भी जो प्राकृतिक हमें चीजें मिली हुई हैं, जो हम अपने डेली यूज में अलग से खाने में हम नहीं ले पाते हैं, और ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जो सप्त धातुएं हैं इनको व्यवस्थित रखने के लिए, अब ये 36 के 36 जो पदार्थ हैं, हर पदार्थ में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पूरे शरीर में जो 4-5 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पचन को सुधारना, फेफड़ों को ठीक रखना, श्वसन तंत्र को ठीक रखना, इम्यूनिटी को बढ़ाना, यौन शक्ति को ठीक रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या? शारीरिक जो थकान है उसको कम करना। शारीरिक थकान कब कम होगी आपकी? जब आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स आएंगे, ज्यादा से जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं वो बाहर निकलेंगे। उन सब चीजों के लिए हमें, और फिर ये यदि चीजें, मतलब यदि एंटीऑक्सीडेंट्स हम अच्छी तरीके से लेते गए, टॉक्सिन्स बाहर निकालते गए शरीर से, तो फिर ये धातुएं जो है इम्पैक्ट रहेंगी, इंटैक्ट रहेंगी। और जैसे ही धातुएं इंटैक्ट रहेंगी तो बीमार पड़ने का, या फिर हम बोलते हैं ना कि कोशिकाएं तो खराब हो गई है, वो फिर अलग हो जाता है। फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है उस हिसाब से शारीरिक परिवर्तन तो आएंगे ही, लेकिन आप 70-75 साल के उम्र में भी आपकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो अच्छी रहेंगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। तो इन सब चीजों का मिश्रण करके हमारे पास है क्या? नवचेतन कल्पम, जो कि बहुत बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स। सबसे पहला हृदय। तो हृदय में जो प्रॉब्लम होता है, मतलब धड़कन को नियमित गति देना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, रक्त को अधिक प्रवाहित करना। मतलब रक्त तभी अधिक प्रवाहित होगा जब आपकी जो नलिकाएं हैं वो क्लियर हो, उनमें कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं। तो यह सब इकट्ठे जितने भी 36 जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, उनमें से कुछ जड़ी बूटियां रक्तचाप में नियंत्रित करती हैं, कोई जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करती है, कोई मांसपेशियों को काम ठीक करती है। तो हर तरह से मिलके यह अलग अलग कार्य। फिर दूसरा है हमारे न्यूरोनल संचार, मतलब नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन। जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो नर्व सेल्स हैं, उनको सुधारने का काम करता है। तंत्रिका तंतु यानी कि नर्व सेल्स के सुधार का काम करता है, और मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है मस्तिष्क की कार्यक्षमता।
काम कम होना, दिन भर आप जो काम करते हो या फिर जिस तरह का वातावरण आजकल हो गया है, उसके कारण जो मस्तिष्क में थकान आती है, उसको बढ़ाने के लिए नवचेतन कल्पम है। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्वास्थ्य प्रदान होता है लिवर की सफाई होते रहना चाहिए। क्या होते रहना चाहिए? लिवर की सफाई होते रहना चाहिए, विषाक्तता को कम करना चाहिए, फैटी लिवर को नियंत्रण में रखना चाहिए और लिवर को स्वस्थ बनाने में यह सारे घटक मदद करते हैं। तो लिवर का हमारा अच्छा रहता है। फिर किडनी, जहाँ से अ, मूत्र विसर्जन होता है, वेस्ट बाहर निकलता है। किडनी चूंकि शरीर का बहुत छोटा अंग है, लेकिन हमारे शरीर और सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नवचेतना कल्पम में गोश्त रोग शुरू है और भी अलग जो चीजें हैं वो किडनी के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देती हैं, लैंगिक आरोग्य की तरफ ध्यान देती है, यौन स्वास्थ्य को सुधारने में महत्वपूर्ण है, जैसे कामेक्षण में कमी होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, शीघ्र पतन है, शुक्राणु की कमी है। तो यह सब मिलके, जड़ी बूटियां मिलके लैंगिक आरोग्य को भी सुधारती हैं और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रा हर्ब्स जो हमारा नवचेतन कल्पम है, यह इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बीमारियों को दूर करता है और शरीर में न्यूट्रिएंट्स जितने भी पोषक तत्व हमें चाहिए, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज तत्व, फैटी एसिड और अलग अलग ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह, उन सब पोषक तत्वों को दूर करता है और शरीर में होने वाले जो क्षीणता है, जो परिवर्तन है, थकान वगैरह है, उसको कम करने में मदद करता है नवचेतन कल्पम। तो मात्रा इसकी कितनी है? 5 ग्राम या 1 चम्मच ठंडे दूध के साथ इसे चबाकर खाना है। तो ये तो हो गया नवचेतन कल्पम।